नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जे सोनू सर। साथियों, जैसा कि आप लोगों के द्वारा लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि सर करंट की क्लास अपलोड की जाए, तो मैंने बच्चों को ध्यान में रखा और रखने के साथ में उनकी बात पर मैंने गौर किया। आज हम करंट अफेयर्स लेक्चर 1 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज के दौर पर चल रही महामारी कोविड-19 के विषय में हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोविड-19 महामारी के विषय में कोई पहला या दूसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और बहुत सारे यूट्यूबरों ने आपको नए नए क्वेश्चन बताए भी होंगे। साथियों, हमारे इस लेक्चर में इस महामारी के दौर में कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, आके सिर्फ हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है, वैश्विक स्वास्थ्य आपात। वैश्विक स्वास्थ्य आपात क्या होता है? वैश्विक स्वास्थ्य आपात जब कभी भी मानव के द्वारा या प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को छूने से हो रही हो, या किसी खाद्य पदार्थ से हो रही हो, या किसी अन्य कारण से हो रही हो, जिससे कि मानव जाति का बहुत अधिक नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो संस्था है, जिसका नाम है WHO। WHO इस ऐसी बीमारियों को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर देती है, ताकि सभी देश मिलकर के उस बीमारी के निदान हेतु कार्य कर सकें। जिन देशों में इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें साधन उपलब्ध कराने का कार्य WHO फंडिंग के माध्यम से करता है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट। तो देखिए, हाल ही में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंतर्गत कौन सी महामारी घोषित की गई है। तो सर आपको याद रखना है, हो सकता है H1 वायरस, इबोला, पोलियो, कोविड-19। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो वर्तमान में प्रत्येक न्यूज़पेपर पर, टीवी पर घूम रहे हैं। तो कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। बच्चों, महामारी से आपको याद रखना है, महामारी 3 प्रकार से हो सकती है, ध्यान रखिए। एक को हम पेंडेमिक बोलते हैं। जो पेंडेमिक महामारी होती है, यह महामारी एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच सकती है, प्रभावित करती है। इस प्रकार कोविड-19 भी एक पेंडेमिक के अंतर्गत आती है। अब अगर हम दूसरे भाग की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का भी मतलब महामारी होता है, किंतु यह किसी विशेष क्षेत्रीय स्थान को ही कवर करती है। इसके बाद में एक और आता है इसी का स्वरूप, जिसे आप इंडेमिक बोलते हैं। इंडेमिक क्षेत्र विशेष में होने वाली महामारी है। तो आपने 3 स्वरूप पढ़ लिया। तो वर्तमान में क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पेंडेमिक घोषित की गई है? तो कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया गया है। चलिए सर, तो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की हम बात कर रहे थे, और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किसने किया है? WHO ने। तो अभी आपको मैं बता दूं कि एक दशक के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियों के लिए WHO ने वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। तो देखते हैं, H1 वायरस 2009, जो हमारा H1 वायरस है, 2019 में WHO ने इसके लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। दूसरी चीज इबोला 2013 और 16 में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंतर्गत आने वाली बीमारी थी। और जैसे कि आपको मालूम है, पोलियो 2014 में WHO के द्वारा महामारी के रूप में घोषित हुई थी। अब इसके साथ में जीका 2016 में वैश्विक महामारी के रूप में घोषित हुई। कांगो इबोला को भी 2016 में वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2020 में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, और इसके लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। अब बच्चों, यहां से क्वेश्चन और आ सकता है, कोविड-19 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 से रिलेटेड है। क्वेश्चन हो सकता है, कोविड-19 के लिए
WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया था? तो वर्ष दिया जा सकता है 2018, 2019, 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, बिल्कुल सही आपके दिमाग में जो जवाब आया है वो बिल्कुल सही जवाब आया है। आपने सोचा है वर्ष 2019, क्योंकि आपको याद है कि कोविड-19 जो दिखा रहा है ये वर्ष को दिखा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कोविड यानी कोरोना से संबंधित जो बीमारी आई थी इसे 31 दिसंबर 2019 को वुहान शहर में ज्ञात किया गया था। अब 31 दिसंबर के बाद तो 1 जनवरी आ जाएगी, एक दिन बाद 1 जनवरी, और वो 1 जनवरी 2020 का वर्ष हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपसे छोटी सी गलती हो सकती है अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो। याद रखना, इसलिए 31 दिसंबर 2019 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोविड-19 के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित जो हुआ वो वर्ष कौन सा था? तो आपको जवाब देना होगा वर्ष 2020। तो यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जान लेते हैं बार बार समाचार पत्रों में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आज के दौर में जो परीक्षाएं हो रही हैं वहां पर कुछ ऐसे शब्दावलियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कैसे जोर दे देते हैं? कभी कभी जैसे बार बार एक सेंटेंस आ रहा है WHO बार बार आ रहा है। छोटी एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी इत्यादि जो भी वायु ग्रुप के एग्जाम है या SSR, ऐसे एग्जामों में आपसे इस संस्था के विषय में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर इसका पूरा नाम हो सकता है, तो आपको बताना होगा WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान रखिए, तो एक पॉइंट तो हमारा यहां से कवर हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, पूरा नाम है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना है, 7 अप्रैल 1948, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग हम बोल सकते हैं इसको। 7 अप्रैल 1948 क्या है? तो WHO की स्थापना। अब बच्चों थोड़ा सा पॉइंट और हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक चीज आपको मैं और बता दूं कि आपसे संगठन के मुख्यालय के विषय में बात की जा सकती है। तो संगठन के मुख्यालय का अगर स्वरूप आपसे पूछ लेता है तो आप लोगों ने पढ़ रखा है जेनेवा। किसको पढ़ रखा है? जेनेवा। तो याद रखिए, जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहां स्थित है? यूरोप में। याद रखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे छोटे एग्जाम के लिए हो गए। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो स्थापना का भी पॉइंट आपका क्लियर होता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सर थोड़ा सा आगे और बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और यहां पर पूछा जाएगा WHO का महानिदेशक कौन है? तो WHO का जो महानिदेशक है, मोस्ट IMP पॉइंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक शब्द यूज किया था कि कोविड-19 का राजनीतिकरण ना किया जाए। तो देखिए, टेड्रोस एडहेनम रिपब्लिक कांगो से संबंधित हैं और रिपब्लिक कांगो देश से इनका संबंध है। अब हो सकता है यहां से अगर आप जोड़कर पढ़ना चाहेंगे, देखिए है तो करंट की क्लास, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहते हैं तो यहां पर आपका जियोग्राफी भी क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अब इस तरीके के आकार को अगर आप देखेंगे तो ये एक महाद्वीप बन जाता है और इस महाद्वीप को आप बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, यानी अफ्रीका महाद्वीप। आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर 7 बड़े स्थलखंड हैं और इन 7 बड़े स्थलखंडों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और इन महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो 7 है। उन 7 में से दूसरे नंबर का विस्तृत क्षेत्र वाला अगर कोई आता है तो वो आता है अफ्रीका। जबकि आपको मालूम है कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप को लेकर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। जैसे कई बार आपने यहां से पढ़ा होगा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन हो सकता है, ये रही आपकी कर्क रेखा, ये रही भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका मकर रेखा। तो देखिए, एक ही कॉन्टिनेंटल से तीनों रेखाओं का गुजरना, कर्क, मकर और कर्क, भूमध्य और मकर। तो विक्टोरिया झील को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, बहुत फेमस झीलें हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया तो आपको यहां से एक नदी का नाम याद आया होगा जिसे हम विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं, और उस नदी का नाम है नील नदी यानी नाइल। अब देखो नील से आपको एक क्वेश्चन आया होगा, यहां पर पूछ लिया जाता है बून ऑफ नाइल किसे कहा जाता है, यानी नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो आपका एक जवाब हो जाता है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर हम इसी में बात करें यहां पर, तो देखिए पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, तो पिरामिडों का देश मिस्र को कहा जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया तो ज्योग्राफी पढ़ाने लगे, नहीं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको इतने बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट को प्लस करते हैं। आप जैसे इसको जोड़कर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। करंट वह टॉपिक होता है जो सभी सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम गौर करेंगे जूनोटिक। क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में सुर्खियों में जूनोटिक शब्द रहा, इसका तात्पर्य होता है, तो देखिए जूनोटिक क्या होता है, जब कोई बीमारी पशुओं से मनुष्य में पहुंचती है, जब कोई बीमारी पशुओं के द्वारा मनुष्य में पहुंचती है तो उसे हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं। याद रखना, तो जूनोटिक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि कोई बीमारी पशु से किस में पहुंच रही हो, वो पहुंच रही हो मनुष्य में। अब दूसरी बात हम करते हैं कोविड-19 को लेकर के, यानी कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, तो बच्चों आपको याद रखना है इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। जो को है ये कोरोना होता है, और जो VI है ये वायरस होता है, और जो D है ये डिसीज होता है। तो कोरोना का पूरा नाम होता है, ध्यान रखिए, कोरोना वायरस डिसीज। अब 19 तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वर्ष बताता है, और वो वर्ष है 2019, तो ये हो गया कोविड का नाम। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन साइंस का हम इंक्लूड कर लेते हैं, किस तरीके से, देखिए मैंने अंतिम भाग में इसको लिख रखा है वायरोलॉजी। यानी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे रेलवे जैसे एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन कोविड-19 से ना बनता हो, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो विषाणुओं का अध्ययन। अब बच्चा तो कहेगा भैया आपने बहुत सारा हमको पढ़ाया कोविड-19, लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसा कोविड-19 से, अब ये कहां से निकल के आया, तो ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक शब्द आता है क्वारंटीन। देखिए क्वारंटीन शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, आखिर क्वारंटीन होता क्या है, तो देखिए होता क्या है, इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखना जो किसी दूसरे के संपर्क में ना आता हो, इसका तात्पर्य होता है एकांतवासी। याद रखना, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। लेकिन क्वारंटीन शब्द के साथ में एक शब्द और लगा जिसे बोलते हैं आइसोलेशन। तो देखिए आइसोलेशन और क्वारंटीन में क्या संबंध है, तो यहां पर जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की महामारी के लिए संदिग्ध माना जाता है, मान लीजिए मैंने किसी संक्रमित व्यक्ति को छुआ। अब संक्रमित रोग होते क्या है यह हमें याद रखना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होने वाले रोगों को संक्रमित या संचरण या कम्युनिकेबल डिसीज बोला जाता है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा यहां से ये कवर हो जाएगा कि व्यक्ति में संदिग्धता पाई जाती है, उस व्यक्ति को संपर्क से बाहर कर दिया जाता है, उसे किसी विशेष स्थान पर रोक दिया जाता है, वहां पर ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जाता। क्यों? जब तक उसमें वो सिम्टम्स नहीं आ जाते तब तक। चलिए सर अब देखिए आइसोलेशन की बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे लोगों को किया गया आइसोलेट। अब आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हो चुकी है कि इसमें इस प्रकार की ये बीमारी है, अब उसका उपचार किया जाता है और उपचार करने के साथ में उसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने दिया जाता। तो यहां पर पुष्टि होने के बाद आइसोलेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं और यहां संदिग्ध अवस्था में क्वारंटीन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक शब्द और आपका आया था जिसे आप बोलते हैं थर्मल स्कैनर। अब देखिए थर्मल जैसे ही हमने नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि यह थर्मल होता क्या है। थर्मल का संबंध होता है ताप से, थर्मल का संबंध होता है ताप से। तो देखिए थर्मल स्कैनर करता क्या है, तो यह हमारे शरीर का ताप मापता है, ठीक है। अब इसे छूने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये डिजिटल इमेजिनेशन के तहत कार्य करता है,
दूर से ही लगा दिया जाता है, तो एक छवि बना देता है और उस छवि के माध्यम से आपको टेम्परेचर ज्ञात कर देता है। किसी किसी डिवाइस में तो टेम्परेचर लिख करके भी आ जाता है। तो ये कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है, यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल करता है और इंफ्रारेड तरंगें गर्म स्वभाव की होती हैं, सभी को मालूम है। कई बार आपने पढ़ा होगा धुंध व कोहरे इत्यादि में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, टीवी रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां बार बार हम बोलते थे औरक्त तरंगें, कौन सी बोलते थे, औरक्त तरंगें। तो ये इंफ्रारेड होती हैं और ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के माध्यम से ये कार्य करता है। अब कैपेबल कितना है जो टेम्परेचर मापने में, तो 40 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है। क्वेश्चन सर यहां से भी आपका साइंस में बन सकता है कि मनुष्य का सामान्य जो शरीर का ताप है वो कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या कहीं कहीं आपको टोटल 37 डिग्री सेल्सियस लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। कभी कभी आप थर्मामीटर यूज करते हैं, वहां पर देखिए दो प्रकार के पैमाने दिए जाते हैं, एक सेल्सियस होता है और दूसरा फॉरेनहाइट होता है। तो आपने सुना होगा कि कभी कभी डॉक्टर बोल देता है 101 डिग्री बुखार है भाई आपको, 101 डिग्री सेल्सियस नहीं है बॉस, वो 101 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो दोनों में अंतर होता है, देख लीजिएगा, ये 98.4 फॉरेनहाइट होता है जबकि सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थर्मल स्कैनर की बात करते हैं। थर्मल स्कैनर त्वचा के ताप को मापता है, ना कि आपके शरीर के आंतरिक ताप को मापता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए यहां तक लॉकडाउन शब्द, यानी इतनी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की। आखिर ये लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन का तात्पर्य होता है तालाबंदी। भारत में तालाबंदी का अधिकार तो सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगर हम बात करें इमरजेंसी के स्वरूप को लेकर के, आर्टिकल 352, 356 और 360, यानी 352, 356 और 360, ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल। यहां थोड़ी चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्या राष्ट्रपति के अधिसूचना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन किया था? जी नहीं। क्या लॉकडाउन लाने के लिए किसी अध्यादेश का प्रयोग किया गया था? जी नहीं। तो आपको याद रखना है फिर कैसे इन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हनन हुआ होगा, ये भी हमें ध्यान। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पूर्णतया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को घूमने की आजादी, उसे घूमने नहीं दिया गया। कहीं भी बसने की, आने जाने की जो स्वतंत्रताएं थी वो नहीं दी गई। धर्म सभा इत्यादि एकत्रित करने की, आप शांतिपूर्वक सभा बुलाने की बिल्कुल नहीं करने दी गई, है ना। तो वो चीजें, लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा, कर्फ्यू से लॉकडाउन अलग होता है। ठीक, तो देखिए अब यहां पर एक शब्द आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो कई बार बच्चों डायरेक्ट संविधान से जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है क्या। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आपदा होता क्या है, डिजास्टर होता क्या है। तो डिजास्टर वह होती है या तो प्रकृति के द्वारा या मनुष्य के कृत्यों के द्वारा कोई बहुत बड़ी क्षति होना आपदा कहलाती है। ठीक है, अब जैसे लैंडस्लाइड हो जाना, भूस्खलन जिसको आप बोलते हो, ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो पा रहा है लेकिन ईश्वर के द्वारा हो जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा पहाड़ों को तोड़ने के डायनामाइट का प्रयोग कर देना और किसी कारण से वो बहुत ज्यादा विस्तार रूप ले ले, जैसे हाइड्रोजन बम इत्यादि वगैरह, ये मानवीय कृत्य हो सकते हैं। ठीक है, आकाशीय बिजली का गिरना, तो ये मानव के द्वारा नहीं हो सकता, ये तो ईश्वर के द्वारा ही होगा। तो इन सब सारी चीजें, बाढ़, चक्रवात, ये सारी चीजें आपदा हैं। और उन आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं वो प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अधिनियम आपको समझ लेना है। अधिनियम कब बनेगा? अधिनियम तभी बनेगा जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जब सील मोहर कर देता है तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धन विधेयक। अब धन विधेयक को अधिनियमित करने का काम राष्ट्रपति का नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो एक हमारे यहाँ अधिनियम आया था वर्ष 2005 में, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
अधिनियम 2005, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, उसके तहत केंद्र सरकार ने ये लॉकडाउन लागू किया। तो अब बात आ जाती है स्वास्थ्य की, क्योंकि ये आपकी महामारी से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य अगर हम देखें तो स्वास्थ्य तो राज्य सूची का विषय है। अब बच्चों को क्वेश्चन आ गया होगा कि भैया ये राज्य सूची क्या होती है, इसका क्या उपयोग होता है। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन आ गया होगा। तो राज्य सूची से आपको याद रखना है, हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के संबंधों का या केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया है। देख लें, नंबर 1 पर संघ सूची, नंबर 2 पर राज्य सूची और नंबर 3 पर समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। किसमें पाई जाती हैं? तो 7 शेड्यूल में। कुल अनुसूचियों की संख्या संविधान में 12। शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में? 7 में। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार की सूचियों को जारी करके, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान रखिए। अब संघ सूची क्या होती है? तो वह सूची जिसमें केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाती है। ठीक। अब अगर हम देखें कि राज्य सूची क्या है, तो देखिए संघ में 100 विषय हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। ठीक है। राज्य में 61 ऐसे विषय हैं जिनमें कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें संसद और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और इसके जो वर्तमान में विषय हैं वो 52 विषय हैं। तो यहां जो एक सब्जेक्ट आया स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, वो राज्य का विषय है। तो इस पर तो कानून राज्य का होना चाहिए। लॉकडाउन के लिए नियम कायदे कानून किसको बनाना चाहिए? राज्य को। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये बल देता है कि भारत में प्रधानमंत्री इस प्रकार की घोषणाएं कर सकता है। कभी कभी होता है कि जैसे कहा गया कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, इस दौरान राज्य इस बात को मना भी कर सकते थे। तो क्या इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान किया गया? जी हां, बिल्कुल किया गया। अनुच्छेद 254 में कहा गया कि राज्य और केंद्र में विवाद की स्थिति होने पर, इस प्रकार की विवाद की स्थिति होने पर संसद के द्वारा बनाया गया विधान प्रभावी माना जाएगा। उम्मीद करता हूं आज आपने जो भी चीजें पढ़ी होंगी आपको समझ में आया होगा। कल हम इस वैश्विक महामारी से जुड़े हुए इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फैक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।